आज इस चंपावत चुनाव की बहुत प्रभावी बैठक, जिसके अंदर हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय वर्मा जी, श्री गोविंद वर्मा जी, मोहन सिंह जी विधायक बागेश्वर, श्री कैलाश जी नगर अध्यक्ष, सभी प्रमुख नेतागण मंच पर आसीन और सामने बैठी हुई मातृशक्ति। आज मुझे इस मीटिंग को लेकर बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाले समय में महिलाओं को बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने आज़ादी के बाद पहली बार देश के अंदर 12 महिला मंत्री रखी है, क्योंकि आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम उत्तराखंड और अपना उत्तर प्रदेश में जीत का जो कारण रहा है वो महिलाएं रही हैं। महिलाओं के कारण ही हम सबसे बड़ी जीत हासिल कर पाए, और वो ऐसे ही नहीं कर पाए। वोट सबसे ज़्यादा महिलाओं ने दिया है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मंत्री के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सारी योजनाएं महिला आधारित हैं। और सबसे बड़ा कि हमने जितने भी घर बनाए, जितने भी घर दिए, वो एक भी पुरुष के नाम दिया, महिलाओं के नाम से दिए। आज जितनी योजनाएं चल रही हैं सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को हो रहा है, चाहे वह राशन देने की योजना रही हो, शौचालय की योजना रही हो। अनेकों माताएं बहनें सोच के कारण अंधेरे का इंतज़ार करते हुए गाँव में देहातों में बीमार हो जाया करती थी। सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिला है। गैस देने का काम सरकार ने किया। मुझे ध्यान है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी भी हिमाचल से हैं, वो भी पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उनको पता भी है कि हमारी माता बहनों को कितनी परेशानी होती है गैस ना होने पर। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ लाना, ईंधन का जुगाड़ करना, और लकड़ काटते हुए सबसे ज़्यादा शिकायत एक्सीडेंट। हर गांव के अंदर एक महिलाएं मिल जाएंगी जिनकी हड्डी टूटी होगी। ये पाप हमने नहीं किए, कांग्रेस ने किया था, लेकिन हमने आज 12 करोड़ लोगों के घरों के अंदर गैस देने का काम किया है। और यही नहीं, मैं तो क्योंकि मैं प्रभारी हूँ, 2 साल से लगातार देख रहा हूँ, एक सबसे बड़ी योजना है महिलाओं के लिए घसियारी योजना, जिसके प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी माताएं बहनें घास काटने के लिए नहीं है, वो डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, प्रोफेसर बन सकती है, टीचर बन सकती हैं, अनेकों अनेक क्षेत्र में काम कर सकती हैं। घास काटना उनका काम नहीं है। इसलिए देखा होगा सरकार ने घसियारी योजना चलाई कि घर के अंदर जो भी जानवर भी अगर बनता है तो उसके लिए भी घास काट के लाना महिलाओं का ही काम होता था, और बेचारी उसके कारण से जानवरों का भी शिकार हो जाया करती थी। अब बारिश आ रही है, कहाँ से घास आएगी, कहाँ से जानवरों को खिलाया जाएगा? इसलिए घास काटने का काम भी यहाँ पे सरकार ने लिया है। 9 रुपये किलो घर में पड़ती है, 2 रुपये किलो हम देते हैं उसको। ये सबसे बड़ा काम सरकार का है। और ये नहीं, अगर सारी योजनाओं का अगर आप देखेंगे, आज मैं आपके मध्य में इसलिए आया हूँ, आज हम चंपावत के लिए अनेकों अनेक चुनाव जब भी होते हैं, हम विधायक चुनते हैं। विधायक चुनेंगे, वो विकास करेगा, और उम्मीद करते हैं अगर मंत्री बन जाए तो और भी अच्छा होगा, जल्दी विकास होगा। लेकिन चंपावत की जनता को ये सौभाग्य प्राप्त है कि आपने विधायक नहीं चुनना, मुख्यमंत्री चुनना है। पहले आप विधायक चुनते थे तो सरकार या ऊपर के नेतागण मुख्यमंत्री बनाया करते थे। अब सरकार ने, नेताओं ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री तो बना दिया है, अब आप लोगों को विधायक चुनना है। और मैंने जब नामांकन हुआ था तब भी मैंने आकर कहा था कि जिस प्रकार से गंगोत्री से गंगा निकलती है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने 6-7 महीने का धामी जी का कार्यकाल देखा है, जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिए
प्रॉपर्टी में बराबर का हक, 1 रुपये में नल में स्वच्छ जल। तो मुझे लगता है कि जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, ऐसे विकास की धारा भी चंपावत से ही निकलेगी। कि मुझे आते हुए बता रहे थे कि उनकी जब से घोषणा हुई है, उन्होंने 100 करोड़ रुपया तो यहाँ पे निर्माण के लिए दे दिया। मैंने कहा सड़कें बड़ी अच्छी हैं, कहना चंपावत का जब से मुख्यमंत्री को घोषणा हुई, जब से सड़कें अच्छी बन गई हैं। 100 करोड़ दे दिया है, 150 करोड़ और देने वाले हैं। लगातार चंपावत में विकास की एक धारा बहेगी और मुझे लगता है कि चंपावत की जनता को आप सब एक प्रमुख अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जनता के बीच में जाना और जनता को समझाना, कहना कि भाई देखो, जिस कारण से संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया है, वोट के अधिकार से आप मान सकते हैं कि हमारे घर के अंदर स्कूल, हमारे मोहल्ले में स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, पार्कों का निर्माण होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम तो वोट उसको देंगे जो सारे काम करेगा। और आप गारंटी से, दावे से कह सकते हैं कि चंपावत में वो विकास दिखाई भी दे रहा है और भी विकास होगा। ये आज चंपावत का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का भाग्य है कि उत्तराखंड में एक बड़ी बहुमत की सरकार उत्तराखंड के वासियों ने चुनी है। उत्तराखंड के निर्माण के समय में उसको बनाने वाले, अपनी शहादत देने वाले, अपनी कुर्बानी देने वाले, जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण की कल्पना की थी, एक अच्छा उत्तराखंड बनना चाहिए, एक वैभवशाली उत्तराखंड बनना चाहिए, एक ऐसा देवभूमि वाला, संस्कृति से परिपूर्ण उत्तराखंड बनना चाहिए, जिसके अंदर सबकी मान्यता रहने चाहिए, बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, पलायन को रोकना चाहिए। ये सारा सपना उनका था। लेकिन 22 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, 22 ही हो गए ना, 22 साल हो गए। उत्तराखंड ने बहुत अच्छे प्रयोग भी किए हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार, सबको अच्छे तरीके से परखा है। और इतना परखा है कि आज जो उत्तराखंड ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड का विकास कर सकती है, इसलिए दोबारा चुन कर भेजा। नहीं तो अब से पहले क्या होता था, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ऐसा हुआ करता था। और बल्कि कांग्रेस को तो इतनी मुँह की खानी पड़ी, पिछले चुनाव में हरीश रावत जी 2 जगह से लड़े थे, दोनों जगह से हारे थे, और अब की बार भी उनकी ऐसी हालत हुई है। तो इसलिए आपका, मुझे लगता है, जैसा मुझे बताया कि आप सब अच्छे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, आपने जनता को जाके समझाना है, जनता को जाके बताना है कि आपके पास में 9 दिन है और 9 दिन में आप मेहनत लगन कर जनता को समझा पाएंगे कि आपने 9 दिन मेहनत करनी है। और 5 साल कौन मेहनत करेगा? मुख्यमंत्री। 9 दिन की मेहनत में 5 साल का सेवक मिल रहा है। आपको छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देने वाली बात है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं, आप चाहते तो घर में आराम भी कर सकते थे, इतनी ठंड में क्यों निकल कर आते। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में तो गुण होता है कि वह राष्ट्रवादी होता है। हम और आप कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम एमएलए बनेंगे, काउंसलर बनेंगे, चाहे विधायक बनेंगे, चाहे सरपंच बनेंगे। हम जब भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, ये सोच के जुड़े कि हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, ये सोच के जुड़े थे ना जी। आज अनेकों एक समस्या हमारे सामने जो खड़ी हुई थी, आज़ादी के बाद में आपने देखा होगा हमारे जितने भी पूजा स्थल हैं किस प्रकार से आक्रांताओं ने तोड़े। औरंगजेब रहे, शाहजहाँ रहे, ऐसे लोगों ने 200 वर्ष यहाँ पर हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने उनको बचाने का काम किया, हमेशा बचाने का। और आज हमें मालूम होता है, मालूम पड़ता है, हम जानकारी भी लेते हैं, हमारा गौरव भी पड़ता है कि आज सारे तीर्थ स्थलों को, जहाँ तक कि राम मंदिर जो 550 वर्ष से संघर्ष में चल रहा था, उसको भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे ही हम लगातार यहाँ पर जनता के बीच में जाकर जनता को बताने का काम करेंगे कि एक आज वैभवशाली समय है। हमें देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिले हैं और नरेंद्र मोदी जी
नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हैं, नेता ही हैं। मैं तो मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी एक अवतार है। जब जब देश पे आपत्ति पड़ती है, संकट पड़ता है, जनता पे त्राही मचती है, जब कोई ना कोई अवतार जन्म लेता है। कंस ने अत्याचार किया तो किसने अवतार लिया? कृष्ण भगवान जी ने लिया। आप मानते हैं ना इस बात को? तो लेकिन आपने देखा नहीं, आप उसके साक्षी नहीं है। रावण ने अत्याचार किया तो किसने अवतार लिया? राम ने। आपने देखा नहीं, आपने पढ़ा है, इसलिए भगवान भी मानते हैं आप उनको। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस काल के अंदर हैं। मोदी जी ने भी अवतार ही लिया है और हम उसके सदस्य हैं, हम सहभागी हैं, हम भागीदारी हैं इसके। इसलिए हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। एक तो इस कारण से कि मोदी जैसे काल के अंदर हमें काम करने का मौका मिल रहा है, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। एक इसलिए भी है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें गौरव प्राप्त होता है कि हम कौन सी पार्टी के सदस्य हैं, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसलिए हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन दो लोगों की हम चित्र रखते हैं। ये हमें बड़े सौभाग्य की बात है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर के अंदर 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान चला करते थे। अगर किसी को वैष्णो देवी जाना पड़ता, उस समय के काल को अगर देखते तो आपको परमिट लेके जाना पड़ता। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत माता है, भारत माता हमारे लिए पूजनीय है, ये हमारे लिए माटी का टुकड़ा नहीं है, इसलिए कश्मीर को मैं देश से अलग नहीं होने दूंगा। कश्मीर को एक करने के लिए उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के कारण क्या हुआ? जब गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या हो गई। क्या आप देखिए कि कई हमारे अध्यक्ष हैं जिन्होंने कश्मीर को एक करने के लिए अपनी शहादत दे दी, और एक तरफ कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने भारत का प्रधानमंत्री बनने के चक्कर के अंदर देश के 2 टुकड़े कर दिए। कितना फर्क है कि एक तरफ हम कश्मीर को एक करने के चक्कर में हमारे अध्यक्ष ने अपना मौत स्वीकार कर ली, और एक तरफ कांग्रेस है जिन्होंने देश के 2 टुकड़े करा दिए। और 2 टुकड़े ही नहीं कराए, 15 लाख लोगों ने अपनी जान दी थी जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। 15 लाख लोगों में ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि आज़ाद भारत में हम सांस लेंगे। बहुत क्रांतिकारी लोग थे, बहुत स्वतंत्रता सेनानी लोग थे। जैसे उत्तराखंड के निर्माण के अंदर लोगों ने भाग लिया, ऐसे देश की आज़ादी में भी भाग लिया। इसलिए हमें गौरव प्राप्त होता है। तो हम एक देश के निर्माण करने के लिए पैदा हुए हैं, देश को बनाने के लिए पैदा होंगे। आप देखोगे, आप बेशक आप यहाँ उत्तराखंड के कार्यकर्ता हैं, आप देश में कहीं भी जाओगे, देश के किसी भी कोने में जाओगे, अब तो मैं कहता हूँ विश्व के अंदर भी किसी कोने में जाओगे, संसार में कहीं भी जाओगे, आप कहोगे मोदी का कार्यकर्ता हूँ तो आपको इज्जत से देखा जाएगा। और देश में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आप झंडा लगाओ, देखो आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पे कहो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, ऐसा लगेगा जैसे बहन भाई का रिश्ता हो, जैसे परिवार के लोग, ऐसा अपनापन महसूस होता है। इसलिए अब 8-10 दिन में हमें क्या करना है? चुनाव होता है, चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ा जाता है। चुनाव ये नहीं कि वातावरण बन गया है, माहौल अच्छा है, कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन गिनती वोटों की होती है। हमें अंदर उत्साह होना चाहिए, मन में संघर्ष होना चाहिए कि मैं अगर पिछली बार अगर हम इसको 20,000 का आंकड़ा बनाया जीतने का तो हम 25,000 से जीतेंगे, 25 का बनाया तो हम 30,000 से जीतेंगे। जिस बूथ पे मैं कार्य करता हूँ उस बूथ पर कांग्रेस को वोट कैसे मिल गया इसकी चिंता हमें रहनी चाहिए, ऐसा मन में रहना चाहिए। इसलिए हमें अब कोई वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता इतनी नहीं है, जो मैं समझता हूँ। 8-10 घर में जाकर किसी भी प्रकार से पक्का करना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है।
हमने चंपावत के विकास के लिए वोट देना है, इसलिए घर घर सर जाना, उन पास बैठा, और बैठने वाला कौन होगा? उस मोहल्ले का ही आदमी होगा, उसका वोटर लिस्ट का नाम होगा उसमें, वो जानता होगा उसको किससे प्रभावित कर सकते हैं। अगर लगता है कि मैं उनको प्रभावित नहीं कर सकता, तो नेताओं का सहयोग लिया जा सकता है, दुकानदारों का सहयोग लिया जा सकता है, कोई कीबोर्डर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, अनेकों अनेक प्रकार के प्रधान सरपंच ये भी होते हैं, कीबोर्डर होते हैं, मतलब कीबोर्डर जिनके कहने से वोट प्रभावित होता है। ऐसे लोगों को ढूंढना, मंदिर वालों को ढूंढना, मंदिर के पुजारियों को ढूंढना। इसलिए 8-10 दिन आपकी ये मेहनत, और लास्ट तक जब तक वोट पड़ ना जाए, ये नहीं सोचना अब तो मेरा काम खत्म हो गया, अब तो वातावरण अच्छा बन गया, झंडे झंडे दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, हर घर में भाजपा दिखाई दे रही है, कांग्रेस तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मुकाबला वोट का ही होता है। जितना हम अग्रसर हैं उतना हमारा विरोधी भी ऐसा नहीं आराम से बैठने वाला होता। हमने जीत को पक्का हासिल करना है और बड़े वोटों से हासिल करना है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि ये 8 दिन बहुत कड़ी मेहनत के हैं, और इसमें आगे भी बढ़कर हमें और मेहनत की आवश्यकता है। जैसे मुझे बताया गया है कि 15 सितंबर 2022 को चंपावत जनपद बने 25 वर्ष पूर्ण होंगे। रजत जयंती माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मनाएंगे, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम चंपावत की 25वीं गांठ बना रहे होंगे। इस चंपावत का मुख्यमंत्री यहाँ का ही विधायक होगा, और किस प्रकार उत्साह से बनाया जाएगा ये घर घर में बताने की आवश्यकता है। मैं पुनः आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कितनी मेहनत और लगन से आप लगे हुए हो, और आगे भी इतनी मेहनत और लगन से लगे रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।